नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 2। सोलंकी खामोशी से एक खड़खड़ स्टेशन वैगन चला रहा था। विमल अपने पाइप को कश लगाता हुआ उसकी बगल में बैठा था। अपना नया चेहरा उसे अभी बहुत असुविधाजनक लग रहा था। उसे अपने माथे की चमड़ी खींचकर तन गई लग रही थी, और मुंह चलाने पर यूं अनुभव होता था जैसे चेहरे पर गोंद का लेप लगकर सूख गया हो। आदत हो जाएगी, सोलंकी जैसे उसके मन के भाव पढ़ता हुआ बोला। चंद दिनों में आदत हो जाएगी। विमल ने विस्मित भाव से उसकी तरफ देखा और फिर सहमति में सिर हिलाते हुए पाइप का गहरा कश लगाया। नया चेहरा हासिल हो जाने के बाद अब कुछ पुरानी आदतों से भी तुम्हें किनारा कर लेना चाहिए। मतलब हर आदमी के कुछ खास हाव भाव, कुछ खास मैनरिज्म होते हैं जिनसे चाहे वो पहचाना ना जा सके, लेकिन देखने वालों की तवज्जो जरूर उसकी तरफ जाती है। पहचान चाहे वो ना पाए, लेकिन ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि इस शख्स की फला हरकत एन उस शख्स जैसी है जिसे वो कभी जानता था, लेकिन इस शख्स की सूरत नहीं मिलती। पाइप की तरफ भी, और आंखों पर से चश्मा उतार कर उसी हाथ की पीठ आंखों पर फेरने की तुम्हारी खास आदत की तरफ भी। और भी तुम्हारी कई छोटी मोटी आदतें मैंने नोट की है। मैं इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करूँगा। तमाम न छोड़ सको तो ऐसी मोटी मोटी ज़्यादा तवज्जो में आने वाली आदतें तो छोड़ ही दो। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रास्ते में तुम मुझे कोई शिक्षा देने वाले थे। मैंने तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनानी है। उससे कोई शिक्षा हासिल करना या ना करना तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। मैं सुन रहा हूँ। कहानियाँ सुनने का मुझे काफ़ी शौक़ है। एक बार एक बहुत बड़ा डकैत यहाँ डॉक्टर साहब से नया चेहरा हासिल करने आया था। मुँह मांगी फीस के बदले डॉक्टर साहब ने उसे नया चेहरा दिया था। सर्जरी के बाद डकैत ने शीशे में अपनी सूरत देखी तो उसे लगा कि करिश्मा हो गया था। तब उसके जहन में ये नापाक ख्याल आया था कि अगर वो डॉक्टर साहब का कत्ल कर दे तो फिर कभी किसी को मालूम नहीं हो पाएगा कि उस नए चेहरे के नीचे कौन सा चेहरा दफन था। ऐसा ख्याल करना उसकी मूर्खता थी, क्योंकि डॉक्टर स्लेटर 100% भरोसे के काबिल शख्स हैं। लेकिन उस डकैत ने डॉक्टर स्लेटर पर शक किया और समझा कि उसके नए चेहरे का राज रह सकता था। नतीजतन मुझे उसका नया चेहरा उससे छीन लेना पड़ा। कैसे छीना उसका नया चेहरा? गिरफ्तार करवा दिया उसे। सोलंकी के चेहरे पर एक बड़ी क्रूर मुस्कुराहट आई। ओह, विमल बोला, तो तुम डॉक्टर स्लेटर के बॉडीगार्ड ही नहीं, जल्लाद भी हो। समझदार आदमी हो। तुम समझते हो कि तुम मेरे से भी मेरा नया चेहरा छीन सकते हो जब चाहो। मामूली काम है। मुझे ढूंढोगे कैसे? तुम्हें ढूंढना ज़रूरी नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारा सोनपुर में कदम भी रखना तुम्हारे ऐसे किसी नापाक इरादे की दस्तावेज होगा। यानी कि मैं यहाँ डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार होने भी आऊँगा तो तुम समझोगे कि मैं उनका कत्ल करने आया हूँ। डॉक्टर साहब का जितना शुक्रगुजार होना ज़रूरी था, उससे कहीं ज़्यादा शुक्रगुजार होकर तुम जा रहे हो। जुबानी भी, और 10 लाख रुपए की फ़ीस की सूरत में भी। फिर भी कोई कसर रह गई हो तो मैं अभी तुम्हें डॉक्टर साहब के पास वापस ले चलता हूँ। घुमाऊँ गाड़ी? नहीं, कुछ भी करना मिस्टर। आज के बाद इधर का रुख न करना। कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। तुम अक्लमंद हो ना? सर्जरी से दिमाग में कोई नुक्स ना हो गया हो तो हूँ। गुड। उसने स्टेशन वैगन सोनपुर के स्टेशन के सामने लाकर रोकी। वहाँ से विमल ने ट्रेन में सवार होना था, सुनील के शहर राजनगर जाने के लिए। न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट कमाटीपुरे के घने इलाके में एक 4 मंजिली इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर था। सड़क के पार भी वैसी ही 4 मंजिली इमारतों की कतार थी, जिनमें से जो इमारत न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट वाली इमारत के एन सामने पड़ती थी, उसकी दूसरी मंजिल के एक कमरे में श्याम डोंगरे मौजूद था। उसके साथ अब्दुल गनी नाम का एक दुबला पतला, मरघिल्ला सा लेकिन निहायत क्रूर चेहरे वाला व्यक्ति मौजूद था। वो व्यक्ति राइफल का क्रैक शॉट था। टेलीस्कोपिक राइफल को हैंडल करने में उसे महारत हासिल थी। राइफल के अपने अचूक निशाने से वो कंपनी के लिए पहले भी कई कत्ल कर चुका था। लड़की गिरफ्तार है, डोंगरे धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में बोला। हो सकता है वो यहाँ आए ही नहीं, लेकिन अगर आएगी तो उसके साथ उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भिन भिनाते दर्जनों सादी वर्दी वाले पुलिसिये होंगे, जो लड़की के कॉन्टैक्ट को गिरफ्तार करने की नीयत से लड़की को वहाँ लेकर आएंगे। यानी कि
अब्दुल गनी बोला, लड़की अगर यहाँ आएगी तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ आएगी। दुरुस्त, वो प्रोटेक्शन आती बार बहुत जोरों पर होगी, लेकिन लौटती बार मिशन नाकामयाब हो गया जानकर पुलिसिया लापरवाह हो चुके होंगे। इसलिए तूने लड़की को तब शूट करना है जब वो यहाँ से लौट रही हो, ना कि तब जबकि वो यहाँ पहुँची हो। अब्दुल गनी ने सहमति में सिर हिलाया। काम हो जाने के बाद राइफल तूने साथ नहीं रखनी, इसे तूने कहाँ छिपाना है ये मैं तेरे को बता चुका हूँ। काम हो जाने के बाद तूने खिसकना किधर है ये भी तेरे को समझा चुका हूँ। अब्दुल गनी, कोई कोताही ना हो, तेरे को फेल नहीं होने का है। पहले कभी हुआ बाप? पहले की बात पहले के साथ गई, मैं अब की बात बोला। क्या मेरे को फेल नहीं होना मांगता? हाँ बाप, अगर छोकरी के यहाँ पहुँचते ही मेरे को लगे कि मैं उसे खल्लास कर सकता हूँ तो करूँ या नहीं? ज़रूर कर, तेरे को जो मुनासिब लगे कर, मेरी कोई राय मानना भी तेरे लिए ज़रूरी नहीं। लेकिन डोंगरे एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, काम होना चाहिए। बराबर होएगा बाप, बढ़िया। मैं मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती से मिलना चाहता हूँ। रेणु ने एक सरसरी निगाह चेक की कमीज और डेनिम की जीन्स जैकेट पहने भर्राई आवाज़ में बोले उस चश्माधारी युवक पर डाली, जो ब्लास्ट के रिसेप्शन पर खड़ा ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था। किस सिलसिले में? रेणु ने पूछा। युवक के चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट आई। सिलसिला तो उन्हीं को बताऊं तो बेहतर नहीं रहेगा, वो बोला। यूँ मुझे अपनी बात दो बार नहीं कहनी पड़ेगी। आपका शुभ नाम? नितिन मेहता। आप उधर तशरीफ़ रखिए, मैं मालूम करती हूँ कि मिस्टर चक्रवर्ती ऑफिस में हैं या नहीं। शुक्रिया। रेणु फ़ोन पर बात करने लगी, फिर उसने फ़ोन रख दिया। एक चपरासी को तलब किया और उसे साहब को चक्रवर्ती साहब के ऑफिस में छोड़ाने का आदेश दिया। चपरासी विमल को सुनील के ऑफिस में छोड़ गया। सुनील की पैनी निगाह एक बार की आंगतुक के सिर से पांव तक फिर गई। विराजिए, फिर वो बोला। शुक्रिया। विमल एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या नाम बताया था आपने अपना? नितिन मेहता। एक नितिन मेहता साहब को कभी मैं भी जानता था, बड़ी अजब-ओ-शान हस्ती थे वो साहब। लेकिन सुनील ने फिर बारीकी से विमल की सूरत को परखा। उनसे आपकी शक्ल तो नहीं मिलती, कतई नहीं मिलती। विमल खामोश रहा। सुनील ने अपनी जेब से लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकालकर अपने विशिष्ट अंदाज में यूं झटका कि केवल एक सिगरेट पैकेट से बाहर आधा उछल आया। सिगरेट? वो पैकेट विमल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। जी नहीं शुक्रिया, मैं पाइप पीता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। हाँ, शौक से। विमल ने अपनी जेब से अपना पाइप और तंबाकू का पैकेट निकाला। मेरे वाकिफकार नितिन मेहता भी पाइप ही पीते थे। सुनील वही सिगरेट जो उसने विमल को पेश किया था अपने होंठों से लगाता हुआ बोला। अच्छा, आपका कद काट, रख रखाव सब कुछ उनसे मिलता है, लेकिन सूरत नहीं मिलती, आवाज़ नहीं मिलती। कतई नहीं? जी हाँ, कतई नहीं। यानी कि? विमल तनिक विनोदपूर्ण स्वर में बोला। मैं पास हो गया। किस बात में? अगर आप मुझे नहीं पहचान सके तो कोई और भला क्यों कर पहचान पाएगा मुझे? मतलब? उत्तर देने से पहले विमल अपना पाइप सुलगाने के लिए ठिठका। जनाब। फिर वो ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला। अगर मैं कहूँ कि मैं वही नितिन मेहता हूँ जिसका अक्स इस वक्त आपके जेहन में है तो? क्या? सुनील अचकचाया। और अगर मैं कहूँ कि मैं सोहल हूँ? सोहल? कौन सोहल? आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक ही तो सोहल है जिक्र के काबिल, और वो भी अखबार के दफ्तर में। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल? वही, जिसके सिर पर 2 लाख का इनाम है। बिल्कुल वही। सुनील साहब, अगर मैं कहूँ कि मैं वही मशहूर लेकिन बदकिस्मत इश्तहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल हूँ तो मैं कहूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो। विमल मुस्कुराया। प्यारे लाल, मैं मजाक पसंद आदमी हूँ, लेकिन बेहुदा बेमानी मजाक पसंद नहीं करता। मैं कैसा भी मजाक पसंद नहीं करता। विमल बड़ी संजीदगी से बोला। सुनील कुछ क्षण हकबकाया सा उसका मुंह देखता रहा और फिर धीरे से बोला। तो तुम सोहल हो? जी हाँ। तो फिर मैं तुम्हारी सूरत क्यों नहीं पहचान पा रहा? प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। आवाज़ क्यों नहीं पहचान पा रहा? वो भी सर्जरी की वजह से। मैंने कभी नहीं सुना कि सर्जरी से आवाज़ भी तब्दील हो सकती है। अब सुन लीजिए, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम सोहल हो। और कौन ऐसा अहमक होगा जो अखबार के दफ्तर में आकर अपने सोहल होने का दावा करेगा? ठहरो, अगर तुम सोहल हो तो तुम्हें मालूम होगा कि जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो मैं तुम्हें कहाँ मिला था? रिसेप्शन पर। विमल तत्काल बोला। हमारे में क्या वार्तालाप हुआ था? मैंने आपसे आपके अखबार की मोर्ग के बारे में पूछा था। मेरे तब के हुलिये और हिप्पी लिबास पर गौर फरमाते हुए तब आपने पूछा था कि क्या मैं जानता था कि मोर्ग किस चिड़िया का नाम होता है। तब मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा था
क्या क्या आप जानते थे कि तहजीब किस चिड़िया का नाम होता है? अपनी असलियत साबित करने के लिए मैं अमेरिकन डिप्लोमेट सिडनी फॉस्टर के यहाँ हुए अपहरण का सारा ड्रामा सीन टू सीन सुना सकता हूँ, लेकिन उससे आपकी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि तब आप कहेंगे कि ये बातें तो अखबार पढ़कर भी जानी जा सकती है। अपहरण में शरीक किसी शख्स की जुबानी सुनी जा सकती है, खुद सोहल की जुबानी सुनी जा सकती है, लेकिन एक सबूत ऐसा है जो सोहल और सिर्फ सोहल पेश कर सकता है। क्या? विमल ने पाइप दांतों में दबाया और फिर पहले अपनी जैकेट की जिप और फिर कमीज के बटन खोले। मेरी छाती पर, विमल बोला। आपको पंचर वुड का वो निशान दिखाई दे रहा होगा जो कि नूरपुर के समुद्र तट पर पीटर नाम के मवाली के मेरी छाती में बर्फ काटने वाला सुआ उतार देने से बना था। सुनील ने बहुत गौर से विमल की छाती का मुआयना किया। ऐसा निशान, सुनील जिद भरे स्वर में बोला, किसी की भी छाती पर हो सकता है, लेकिन विमल बोला, ये निशान बनने की वो वजह हर कोई नहीं बता सकता जो मैंने बताई। नूरपुर से तुम कहाँ ले जाए गए थे? तारकपुर, एक चतुर्वेदी नाम के डॉक्टर के घर पर आबादी से बाहर एक फार्म जैसी जगह में था। वहाँ तुम्हें कौन लाया था? आप और आपका जोहरी नाम का एक फ्रेंड, साथ में और कौन था? मेरा जोड़ीदार जगमोहन। वहाँ जब तुम्हें लगा था कि तुम मर रहे हो तो तुमने एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। वो ख्वाहिश क्या थी? मैं मरने से पहले एक बार नीलम से मिलना चाहता था। तारकपुर से तुम कहाँ गए थे? चंडीगढ़, नीलम के साथ। कैसे? हेलीकॉप्टर पर। तुम सोहल हो, सुनील निर्णयात्मक स्वर में बोला। शुक्रिया। विमल ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए। तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई आखिरकार? नया चेहरा हासिल हो गया तुम्हें? जी हाँ, अब तो नीलम के साथ चैन की जिंदगी बिता सकते हो तुम। नहीं, विमल के स्वर में अवसाद का गहरा पुट आ गया। क्यों? नीलम अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ उसे? विमल ने बताया। ओह, सुनील हमदर्दी भरे स्वर में बोला। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल की सारी लाइफ स्टोरी ही ये है। विमल कातर स्वर में बोला कि सुख उसकी किस्मत में नहीं लिखा, इत्मीनान उसके मुकद्दर में नहीं लिखा। उसका अपनी ज़िंदगी पर दावा उस कुत्ते जितना ही है जो दर दर की ठोकरें खाता है, दूर दूर करता गली गली भटकता है। जो हुआ उसे भूल जाओ। कहना आसान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। जो तुत भावे नानका सोई भलीकार। एग्जैक्टली। भूत का पश्चाताप बेकार है, भविष्य की चिंता बेकार है, वर्तमान चल रहा है। विमल खामोश रहा। उसने पाइप का एक गहरा कश लगाया। ये सच है? सुनील ने पूछा कि मुंबई में फ्रेंच पेंटिंग्स की चोरी के पीछे भी तुम्हारा हाथ था? सच है। मकसद क्या था हरकत के पीछे? दौलत हासिल करना। ओह, तो अब तुम दौलत की दीवानी हो गए हो। पहले तो दौलत जबरन तुम्हारे गले पड़ती थी तो तुम उसे झटक देते थे। पहले मेरी ज़िंदगी में दौलत का, खास तौर से हराम की दौलत का कोई रोल नहीं था। अब है, आगे होगा। दौलत हासिल होगी तो होगा। अभी तक दौलत एक छलावा ही साबित हो रही है। 4 पैसे नया चेहरा हासिल करने के लिए हाथ लग गए, ये भी करिश्मा जानिए। आई सी। सुनील साहब, आप ये समझिए कि मैं एक खाली बेमानी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरी मौत तो नीलम की मौत के साथ ही हो गई थी। अब तो ये एक खोखला जिस्म है जिसमें रूह अलग कर दी गई है, जिसे अपने अनगिनत पापों के प्रायश्चित के तौर पर मैं एक सलीब की तरह ढो रहा हूँ। जिंदगी का कोई मकसद हासिल हो जाए तो जिंदगी फिर से जिंदगी बन जाती है। हाँ, ठीक फरमाया आपने। हर कोई कहता है कि इंसानी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। नीलम के बगैर मुझे क्योंकि अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए 2 मकसद मैं अपनी ज़िंदगी पर जबरन थोपने जा रहा हूँ। वो क्या? एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मुखालफत और दूसरे गरीब, बेसहारा, मजलूम लोगों की मदद। यानी कि रॉबिनहुड बनने का इरादा है, यही समझ लीजिए। यानी कि इतना बड़ा सुरमा अब सखी हातिम बनेगा। सुरमाई सिर्फ मारकाट, दंगा फसाद में ही नहीं जनाब। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। तो अब तुम दीन के हित में लड़कर सुरमा बनोगे। कोशिश करूँगा। शुरुआत क्या राजनगर से करने का इरादा है? नहीं, मुंबई से, जहाँ इकबाल सिंह नाम का वो शख्स रहता है जो कि बावजूद मेरे वार्निंग के बखिया बनने से बाज न आया, जो कि आज की तारीख में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे बड़ा महंत है। अकेला चना भाड़ फोड़ लेगा। मिशन में खुद गर्जी का हाथ ना हो तो हिमायती मिल जाते हैं। पाक और मजबूत इरादों के लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो अब तुम इकबाल सिंह से भिड़ने मुंबई जा रहे हो? जी हाँ। यहाँ कैसे आए? अपने मोहसिन से, अपने जीवन दाता से मिलने, उसका एक बार फिर से शुक्रगुजार होने। मैं आज अगर जिंदा हूँ तो आपकी वजह से।
तारकपुर में आपने मेरे लिए जो कुछ किया था वो कोई अपने किसी सगे वाले के लिए नहीं करता। सुनील साहब, मेरी ज़िंदगी आपकी अमानत है, आप इसके मालिक हैं, इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि कम से कम आपको मेरे नए चेहरे की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अपनी जैकेट की जेब से विमल ने एक लिफाफा निकालकर सुनील के सामने रख दिया। इस लिफाफे में मेरी 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर मेरी पुरानी सूरत की है और दूसरी मेरे नए चेहरे की। मेरे प्लास्टिक सर्जन और उसके स्टाफ के अलावा, जो कि गोपनीयता के लिए वचनबद्ध है। अब सिर्फ आप जानते हैं कि आज की तारीख में मशहूर इश्तहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल देखने में कैसा लगता है। अब आप जब चाहें मेरे नए चेहरे की पोल खोल सकते हैं और मुझे गिरफ्तार करवा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगा? इस वक्त तो कोई वजह नहीं दिखाई देती, लेकिन आइंदा ज़िंदगी में वजह निकल सकती है। आइंदा ज़िंदगी में शायद आपको मेरी कारगुजारियों से इत्तेफाक ना रहे। आइंदा ज़िंदगी में शायद कभी मैं आपको समाज के लिए वांछनीय और हितकर व्यक्ति ना लगूं। तब मेरे नए चेहरे की तस्वीर मुझे गिरफ्तार करवाने में आपके काम आएगी। सुनील साहब, मेरी ज़िंदगी आपकी धरोहर है, इसे आप जब चाहें मेरे से वापस ले सकते हैं। तुम भावुक हो रहे हो, भावुकतावशी ये कदम उठा रहे हो। शायद भावुक होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन भावुकता पर ज्ञान का अंकुश ना होना बुरी बात होती है। तुम जो कुछ कर रहे हो कोरी भावुकता के वश में होकर कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, वो कहानी अब खत्म हो चुकी है। आपकी तरफ से खत्म हो चुकी हो सकती है, लेकिन मेरी तरफ से तो वो कहानी मेरे साथ ही खत्म होगी। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन साथ ही तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा कभी कोई अहित नहीं होगा। इसलिए मेरे पास अपने नए चेहरे की तस्वीर छोड़कर जाना बेमानी है। इस वक्त बेमानी है, आगे इसके कई मायने निकल सकते हैं। चलो, तुम्हारी मर्जी। अब चलो बार में चलकर एक एक ड्रिंक लेते हैं और तुम्हारे नए चेहरे को सेलिब्रेट करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या? अब ये ना कह देना कि ड्रिंक नहीं करते हो। इतने सूरमा सरदार होकर ड्रिंक नहीं करते हो? वो बात नहीं, दरअसल मैं ट्रेन की टिकट लेकर आया हूँ। ऐसी किसी सेलिब्रेशन में मेरी गाड़ी छूट जाएगी। मुंबई की गाड़ी? जी हाँ भाई, मेरे से मिलने आए थे तो वक्त निकाल कर आना था। आप हुक्म कीजिए, मैं जाता ही नहीं। मैं अभी टिकट फाड़ कर फेंक देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। चलो एक एक कप कॉफ़ी ही हो जाए, उसके लिए तो वक्त है ना। जी हाँ, उसके लिए तो वक्त है। सुनील ने एक पैड अपने सामने रखा, खींचा और बॉल पेन से उस पर कुछ शब्द घसीटे। फिर उसने घंटी बजाई और पैड पर लिखा हुआ वर्का फाड़ लिया। चपरासी मानसिंह वहां पहुंचा। कॉफ़ी लाओ, सुनील वो वर्का उसे पकड़ाता हुआ बोला। चेहरे पर उलझन के भाव लिए मानसिंह ने वो वर्का थामा। जरा जल्दी हाथ पांव हिलाओ, सुनील बोला। साहब ने जल्दी जाना है। जी साहब। मानसिंह केबिन से बाहर निकल गया। सुनील नया सिगरेट सुलगाने लगा। तभी मानसिंह वापस लौटा। अब क्या है? सुनील रूखे स्वर में बोला। अभी यहीं हो, गए नहीं? साहब, मानसिंह बोला, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ओह, तुम चलो, मैं आता हूँ। उन्होंने फौरन बुलाया है। अच्छा अच्छा, सुनील कुर्सी से उठता हुआ बोला। फिर वो विमल से संबोधित हुआ। बॉस का बुलावा आया है, मैं अभी आता हूँ। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। मैं बस गया और आया। आप आराम से जाइए, आराम से लौटिए, मैं आपके साथ कॉफ़ी पीकर ही जाऊँगा। गुड। सुनील केबिन से बाहर निकल गया। विमल ने पीछे सुनील द्वारा मेज पर छोड़े पैड अपने करीब घसीट लिया। उसने पैड उठाकर उसका रुख रोशनी की तरफ करके गौर से पैड का मुआयना किया। वाहेगुरु, सच्चे पातशाह। फिर उसके मुंह से निकला, तू मेरा राखा सब निधाई। फिर उसने पैड अपने सामने रखा, पेन स्टैंड में से एक बॉल पॉइंट पेन निकाला और तेजी से पैड पर लिखने लगा। एक टैक्सी कमाटीपुरे में न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट के एन सामने रुकी और अपना बड़ा सा बैग संभाले सीहान उसमें से बाहर निकली। उस वक्त एयर होस्टेस की पोशाक की जगह एक जीन्स और मर्दानी स्टाइल की कमीज पहने थी। रेस्टोरेंट के करीब सड़क पर खड़ा पान चबाता एक खुली दाढ़ी वाला, लंबे चौड़े जिस्म वाला, अधेड़ आयु का मैला कुचला सिख खड़ा था। उसका नाम हजारा सिंह था और उस इलाके का डोप पेडलर था। वैसे तो वो हमेशा कमाटीपुरे के सड़कों पर ही भटकता फिरता रहता था, लेकिन उस रोज श्याम डोंगरे की हिदायत पर वो न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। उसे कहा गया था कि वो वहाँ किसी विदेशी युवती के आगमन पर निगाह रखे और कोई असाधारण बात नोट करे तो फौरन उसे इसी काम के लिए बताए गए एक खास नंबर पर फ़ोन करे। हजारा सिंह, जो डोप बेचता बेचता खुद भी डोप एडिक्ट बन चुका था, अगर पूरे होशो हवास में होता तो उसे ये बात निश्चय ही असाधारण लगती कि उसी क्षण टैक्सी पर वहाँ पहुँची चीनी लगने वाली युवती ने टैक्सी का भाड़ा अदा नहीं किया था। वो टैक्सी से निकली थी और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गई थी और टैक्सी फौरन वहाँ से रवाना हो गई थी।
हजारा सिंह एन उसके पीछे रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। भीतर अपेक्षाकृत ज़्यादा भीड़ थी। वो नहीं जानता था कि वो भीड़ उन दर्जन भर सादी वर्दी वाले पुलिसियों की वजह से थी जो कि पहले से वहाँ मौजूद थे। वो ये भी नहीं जानता था कि जो टैक्सी चीनी मैम को वहाँ पहुँचा के गई थी उसे भी एक पुलिसिया चला रहा था। और भी कितने ही सादी वर्दी वाले पुलिसिये रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। सड़क के पार एक एम्बेसडर खड़ी थी जिसके शीशे काले होने की वजह से बाहर से उसके भीतर नहीं झांका जा सकता था। भीतर पिछली सीट पर सादे कपड़ों में एसीपी मनोहर देवड़ा और इंस्पेक्टर अशोक जगनानी मौजूद थे। वो गाड़ी वायरलेस उपकरणों से लैस थी और पलक झपकते वहां दर्जनों और पुलिस की गाड़ियां तलब कर लेने में सक्षम थी। सामने की इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में अपने टेलीस्कोपिक राइफल के साथ अब्दुल गनी मौजूद था। लड़की को टैक्सी से निकलकर अकेली रेस्टोरेंट की ओर बढ़ती पाकर वो बहुत खुश हुआ था। और भी ज़्यादा सहूलियत की बात यह हुई थी कि टैक्सी फौरन वहां से विदा हो गई थी। लेकिन अभी उसने अपना निशाना साधा ही था कि वो विकराल सूरत वाला सरदार लड़की और उसके बीच में आ गया था। हरामजादा इतना लंबा चौड़ा था कि वो ठिकनी सी चीनी लड़की तो उसकी ओट में मुकम्मल तौर पर छुप गई थी। फिर रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खाली हो गया। सरदार और लड़की दोनों भीतर कहीं गायब हो गए थे। उसने एक आह भरी और राइफल के ट्रिगर पर से अपनी उंगली हटा ली। अब इंतज़ार। वो कमरा जिसमें वो मौजूद था लगता था कि कई महीनों से खोला नहीं गया था। वो धूल मिट्टी से बुरी तरह से अटा हुआ था। जगह जगह जाले लगे दिखाई दे रहे थे जिनमें बहुत डरावनी लगने वाली मकड़ियाँ विचर रही थी। छिपकलियों की भी वहाँ भरमार थी और कभी कभार इक्का दुक्का चूहा भी किसी न किसी कोने से झांकता दिखाई दे जाता था। अब्दुल गनी सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठा था। खिड़की का एक शीशा उसने जानबूझकर इतना तोड़ दिया था कि उसमें से राइफल की नाल बाहर निकल पाती और टेलीस्कोपिक साइट के रास्ते में कोई व्यवधान ना आता। कुर्सी पर सब्र की प्रतिमूर्ति बना बैठा अब्दुल गनी प्रतीक्षा करता रहा। सुनील ने मलिक साहब के केबिन में कदम रखा। मलिक साहब को उसने न्यूज़ एडिटर राय के साथ किसी गंभीर मंत्रणा में मग्न पाया। सर, सुनील खंकार कर गला साफ करता हुआ बोला। मलिक साहब ने सिर उठाया, सुनील को देखा और फिर बोले, कम आफ्टर सम टाइम, यू कैन सी आई एम बिजी। मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, सुनील गंभीरता से बोला। मलिक साहब ने घूर कर उसे देखा। और सीक्रेट भी, सुनील अविचलित भाव से बोला। यानी कि, मलिक साहब बोले, जो कुछ तुम कहना चाहते हो वो राय के सामने नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, मैं राय से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा था। मेरे पास उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंतज़ार नहीं कर सकता। एग्जैक्टली सर, मलिक साहब ने एक आह भरी और फिर राय से बोले, आप पधारिए, मैं आपको अभी फिर बुलाता हूँ। निगाहों से सुनील की तरफ भाले बर्छियाँ बरसाता राय विदा हुआ। उसके जाते ही सुनील लपक कर मलिक साहब के करीब पहुँचा। नाउ, मलिक साहब सख्ती से बोले, लेट्स सी हाउ इम्पोर्टेंट योर पॉइंट इज एंड इट शुड बी रियल इम्पोर्टेंट। इट इज़, सुनील बोला, बशर्ते कि आप मशहूर इश्तहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के कारनामों को इम्पोर्टेंट और न्यूज़वर्दी मानते हो तो। तुम्हारा पॉइंट उस इश्तहारी मुजरिम सोहल से ताल्लुक़ रखता है? जी हाँ, आगे बढ़ो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे हाथ में एक ऐसा जरिया आया है जिससे हमें सोहल के आइंदा के कारनामों की एक्सक्लूसिव फर्स्ट हैंड जानकारी हासिल हो सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो राय के सामने नहीं कही जा सकती थी। आखिर वो ब्लास्ट का न्यूज़ एडिटर है। मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूँ वो राय के सामने नहीं कही जा सकती थी। वो क्या बात है? सोहल इस वक्त हमारे ऑफिस में मौजूद है। क्या? मलिक साहब बुरी तरह चौंके। वो मेरे कैबिन में बैठा हुआ है और तुमने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं करवाया? वो मशहूर इश्तहारी मुजरिम है। उसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम है। वो पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहा। उसकी गिरफ्तारी तो अपने आप में एक निहायत सनसनीखेज न्यूज़ है। मैं उसे गिरफ्तार नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। वो? मलिक साहब हकबकाए से उसकी तरफ देखने लगे। वो खूनी, वो डकैत, वो किडनैपर, वो डेंजरस क्रिमिनल तुम्हारा फ्रेंड है? यस सर। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये एक लंबी कहानी है। इस वक्त जिसे सुनाने का मेरे पास वक्त नहीं है। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि ब्लास्ट के हित में उसका पीछा करने की इजाज़त दी जाए। इस तरीके से आने वाले चंद दिनों में जो कोहराम वो मचाने वाला है उसकी सिर्फ हमें नॉलेज होगी। एक्सक्लूसिव, फर्स्ट हैंड। यानी कि वो फिर कोई बड़ा क्राइम करने पर आमादा है। ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। ही शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली। सर, उसकी गिरफ्तारी कितनी ही बड़ी न्यूज़ क्यों ना हो, सिर्फ उससे ब्लास्ट को कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दें और फ्री हैंड दें तो आने वाले दिनों में ब्लास्ट की भारी जय जयकार हो सकती है। अगर मैं छुट्टी ना दूँ तो मैं बिना छुट्टी के उसके पीछे जाऊँगा। नतीजा जानते हो क्या होगा? जानता हूँ, आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे।
जो कि तुम्हारे लिए कोई खास सजा नहीं होगी। मलिक साहब एक गहरी सांस लेकर बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें नौकरी की कितनी परवाह है। सर, सुनील उतावले स्वर में बोला, यह वक्त ज़ाया करने वाला काम नहीं। जो फैसला करना है जल्दी कीजिए। तुम्हें अपना वो वादा याद है जो तुमने मेरे बेटे के कत्ल के बाद मेरे से किया था? जी हाँ, याद है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कभी ब्लास्ट की नौकरी छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आप खुद मुझे निकालेंगे तो। सुनील ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, भाड़ में जाओ, जो जी में आए करो। गैंगस्टर से दोस्तियां निभाओ, किडनैपर्स और बैंक रॉबर्स के गले में गलबैयां डाले घूमो। किलर्स और मुझे 5,000 रुपये भी चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट में। अकाउंटेंट से ले लो। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हियर। थैंक यू सर, सुनील बोला और उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे मलिक साहब कुछ क्षण गहन विचारपूर्ण मुद्रा बनाए बैठे रहे। फिर उन्होंने मेज पर पड़े कई टेलीफोनों में से एक का रिसीवर उठाया और उसके बजर का बटन दबाया। दूसरी ओर से उत्तर मिला तो वो बोले, गेट मी पुलिस हेडक्वार्टर इमीडिएटली। मनोहर देवड़ा ने अपनी कलाई पर निगाह डाली। इंतजार करते 1.5 घंटा हो चुका था, कोई नहीं आने का। एकाएक वो उखड़े स्वर में बोला, या तो लड़की झूठ बोल रही है या दुश्मनों को हमारी नीयत की खबर लग गई है। उन्हें मालूम होता है कि माल पकड़ा गया है और लड़की गिरफ्तार है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? उसके पहलू में बैठे अशोक जगनानी ने प्रतिवाद किया। लड़की की गिरफ्तारी को तो पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। सामने दिखाई दे रहा है कि गिरफ्तारी गोपनीय नहीं रही। लेकिन सर, बरखुदार, जब दुश्मन के कैंप में हमारे भेदिए हो सकते हैं तो क्या पुलिस फोर्स में दुश्मन के भेदिए नहीं हो सकते? जबकि पुलिस का सिपाही गुंडे बदमाशों से ज़्यादा बिकाऊ है। ओह, कॉल ऑफ द ऑपरेशन। अब यहाँ बैठे रहने में कुछ नहीं रखा। राइट सर। जगनानी ने आगे ड्राइवर के बगल में बैठे व्यक्ति को संकेत किया। वो व्यक्ति सहमति में सिर हिलाता कार से बाहर निकला और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसी आदमी के साथ चलती सीहान रेस्टोरेंट के दरवाजे पर प्रकट हुई। जो टैक्सी उसे वहां लाई थी वो सड़क पर फिर प्रकट हो गई थी और अब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रही थी। तभी भीतर रेस्टोरेंट में दरवाजे के करीब की मेज पर बैठा एक व्यक्ति भौचक्का सा शीशे के उस जग को देखने लगा जो अभी साबुत था और अभी उसके परखच्चे उड़े हुए थे। फिर एकाएक शीहान के मुंह से एक चीख निकली और उसकी सफेद रंग की कमीज उसके बाएं वृक्ष के ऊपर एकाएक खून से लाल होने लगी। फिर कोहराम मच गया। सुनील अपने केबिन में पहुंचा। विमल वहां नहीं था। कॉफी के 2 अनछुए कप मेज पर पड़े थे। वो गलियारे में चपरासी मान सिंह के पास पहुंचा। जो साहब अभी मेरे केबिन में बैठे थे। उसने व्यग्र भाव से पूछा, वो कहाँ गए? टॉयलेट, मान सिंह बड़े इत्मीनान से बोला। ओह, टॉयलेट? कितनी देर हुई? काफ़ी देर हो गई है। साहब, आपने मुझे ये लिखकर क्यों दिया कि मैं उल्टे पांव आकर आपको कहूँ कि आपको मलिक साहब बुला रहे थे? सुनील ने उसके प्रश्न की तरफ ध्यान न दिया। वो टॉयलेट की तरफ लपका। विमल वहाँ नहीं था। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। रेणु ने उसके मुलाकाती को वहां से बाहर जाते नहीं देखा था। रिसेप्शन पर उस वक्त काफ़ी भीड़ थी। उस माहौल में रेणु की वहां से कूच करते विमल पर निगाह न पड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो वापस अपने केबिन में लौटा। उसकी लेटर पैड पर उसने अंकित एक इबारत की पहली लाइन में अपना नाम लिखा पाया। उसने झपट कर पैड उठा लिया और वो इबारत पढ़ने लगा। लिखा था, सुनील साहब, पैड पर कॉफ़ी का ऑर्डर आपने बॉल पॉइंट पेन से लिखा था, इसलिए जो कागज़ आपने फाड़ कर चपरासी को दिया था उसके निचले कागज़ पर भी आपकी लिखी इबारत का अक्स आ गया था, जो कि साफ पढ़ा जा सकता था। मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई थी कि आपने चपरासी को कॉफ़ी का रुक्का लिखकर नहीं दिया था, बल्कि ये लिख कर दिया था कि वो उल्टे पांव आकर आपको ये खबर करे कि आपका बॉस आपको बुला रहा था। आपने ऐसा क्यों किया, ये मेरी समझ से बाहर है। यूँ मुझे गिरफ्तार कराने का इरादा तो निश्चय ही आपका नहीं रहा होगा, क्योंकि जो आदमी वैसे ही आपके हवाले है उसको गिरफ्त में लेने के लिए कोई अतिरिक्त चतुराई दिखाना तो बेमानी है। लेकिन मुझे पीछे बिठाकर बहाने से खिसकने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। बहरहाल मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मुझे फ़ौरन यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द फ़ोन पर आपसे बात करूँगा। अगर आपकी मंशा मुझे गिरफ्तार करवाने की ही थी तो मैं वापस आकर गिरफ्तार होने के लिए ऐन उसी कुर्सी पर बैठ जाऊँगा जिस पर से कि मैं अभी उठकर जा रहा हूँ। मैं निर्गुणियारे को गुण ना ही आपे तब सुपई हुई। फिलहाल सत श्री अकाल, आपका मुरीद सोहल। सुनील कुछ क्षण अपलक उस इबारत को देखता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और पैड में से कागज को फाड़कर अपनी मेज की दराज में डाल दिया। तभी इमारत के बाहर कहीं फ्लाइंग स्क्वाड के सायरन की आवाज गूंजी। अब्दुल गनी ने अपना माथा पीट लिया। जिंदगी में पहली बार वो अपने मिशन में नाकाम रहा था। एक छिपकली ऐन उसके घोड़ा खींचने के तत्पर हाथ पर आकर गिरी थी।
गोली लड़की की खोपड़ी से टकराने की जगह उसके कान के करीब से होकर गुजर गई थी। बला की फुर्ती दिखाते हुए उसने दूसरी गोली चलाई थी, लेकिन एक बार बौखला गया होने की वजह से दूसरी बार वो उतना सच्चा निशाना नहीं लगा पाया था जितने की उसे शोहरत हासिल थी। उसने दूसरी बार लड़की की खोपड़ी की जगह अपेक्षाकृत बड़े टारगेट को निशाना बनाया था। गोली लड़की की छाती में लगी थी, लेकिन जैसा कि वो चाहता था ऐन उसके दिल में से नहीं गुजरी थी और गोली चला पाने का सवाल ही नहीं था। वो तो खुशकिस्मत था कि दूसरी गोली भी चला पाया था। लड़की धराशायी होते ही दर्जनों लोगों द्वारा घेर ली गई थी और उसे दिखाई देनी बंद हो गई थी। राइफल हाथ में थामे वो कमरे की बाईं ओर मौजूद टॉयलेट के दरवाजे की तरफ लपका। दरवाज़ा खोलकर वो टॉयलेट में दाखिल हुआ। उसने कमोड पर चढ़कर वहाँ की दीवार में बना वो रोशनदान खोला जो इमारत के संकरे से सर्विस शाफ्ट में खुलता था। फिर उसने जेब से नायलॉन की एक मजबूत डोरी निकाली। उसने उसका एक सिरा राइफल के घोड़े के गार्ड में पिरोकर मजबूती से बांध दिया। फिर उसने राइफल को डोरी के सहारे रोशनदान से बाहर सर्विस शाफ्ट में लटका दिया और डोरी का दूसरा सिरा रोशनदान में लगी लोहे की सलाख के साथ बांध दिया। फिर उसने रोशनदान बंद कर दिया। अब रोशनदान के मैले से धुंधलाए शीशों में से न लोहे की सलाख दिखाई दे रही थी और न सलाख के साथ बंधी रस्सी की गांठ। वो टॉयलेट से बाहर निकला। उसने टॉयलेट के दरवाजे के सामने कुछ फर्नीचर सरका दिया और फिर कमरे से बाहर निकला। बाहर गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन नीचे से कोलाहल की और फर्श को रौंदते भारी कदमों की आवाज़ें आ रही थी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और निर्विघ्न इमारत की छत पर पहुंच गया। उधर से उसने छतें फांदते हुए घटनास्थल से दूर निकल जाना था। वो उकड़ू हुआ छत पर आगे को लपका। कौन है? एकाएक उसे एक ललकार भरा स्वर सुनाई दिया। खबरदार! अब्दुल गनी के छक्के छूट गए। उसे पहचानते देर न लगी। वो किसी पुलिसिये का स्वर था। लड़की की हिफाजत के लिए वहाँ डोंगरे की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा इंतजाम था। पुलिस इमारतों की छतों पर भी मौजूद थी। बहरहाल खबरदार तो वो हुआ, लेकिन खबरदार होकर ठिठका नहीं। वो पूरी शक्ति से आवाज़ की विपरीत दिशा में भागा। छत के सिरे पर पहुंचकर उसने अगली इमारत की छत की तरफ छलांग लगाई। तभी एक फायर हुआ। वो अभी हवा में ही था कि गोली उसकी पीठ में आकर लगी। एक क्षण के लिए उसका शरीर हवा में गति शून्य हुआ और फिर वो दोनों इमारतों के बीच की गली की पक्की जमीन पर जाकर गिरा। अब्दुल गनी नाम के क्रैक शॉट की यह लीला समाप्त हो गई। सुनील बगोली की तरह मलिक साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ। भड़ाक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मलिक साहब ने हड़बड़ाकर सिर उठाया। क्या हुआ? वे सख्ती से बोले। आग लग गई इमारत में। कालीन बिछे फर्श को रौंदता सुनील मेज के करीब पहुंचा। पुलिस कैसे पहुंच गई? वो बोला। चिल्लाओ नहीं, मैं बहरा नहीं हूँ। यहाँ पुलिस कैसे पहुंच गई? मैंने फ़ोन किया था। किस लिए? उस इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार करवाने के लिए। और किस लिए? मैंने आपको कहा था कि वो मेरा फ्रेंड है। हाँ, कहा था। वो तुम्हारा फ्रेंड है, मेरा नहीं। आपने मेरे सीक्रेट की ये कदर की? ये कोई रखने लायक सीक्रेट नहीं था। इस समाज के लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। सर्वत्र के भले के लिए एक आदमी को नाराज़ किया जा सकता है। मैं एक खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम का आज़ाद विचरना समाज के लिए हितकारी नहीं मानता। उसकी आज़ादी में हमारे अखबार का फ़ायदा है। मैं ऐसे फ़ायदे का तलबगार नहीं जो मुझे शरीफ और नेक शहरियों की जान और माल को खतरे में डालकर हासिल होने वाला हो। वो भी कभी एक शरीफ और नेक शहरी था जिसे आपके समाज ने जबरन मुजरिम बना दिया। तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। इतने बड़े समाज में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई ज्यादती हो ही जाती है, कोई जुल्म हो ही जाता है। लेकिन इससे मजलूम को खून खराबे, लूटपाट पर उतारू हो जाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। गलत काम गलत ही है, चाहे वो मजबूरी से किया जाए चाहे मर्जी से। इंसाफ ना हासिल होने पर या इंसाफ हासिल होने में देर लगने पर मुजरिम को जबरन इंसाफ की गद्दी हथिया लेने का अख्तियार नहीं हासिल हो जाता। तुम्हारा वो कथित दोस्त कितना ही भला मानस क्यों ना रहा हो, उस पर कितना ही जुल्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन आज अगर वो समाज में मुजरिम का दर्जा रखता है तो अपने गुनाहों की वजह से। वो खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया है तो अपने गुनाहों की वजह से, और सजा पाएगा तो भी अपने गुनाहों की वजह से। कानून अंधा होता है, उसे मुजरिमों की अच्छाइयों से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन इंसान अंधा नहीं होता, उसे दूसरे इंसान की अच्छाइयों से लेना देना होता है। तो पढ़े लेते देते रहो, तुम अपना काम करो, कानून को अपना काम करने दो। सुनील को जवाब न सूझा। और फिर मुजरिम के साथ खुद मुजरिम बन जाना कहाँ की समझदारी है? कौन बन रहा है मुजरिम के साथ मुजरिम? तुम और कौन? मैंने क्या जुर्म किया है जैसे तुम्हें मालूम नहीं? यू आर हार्बरिंग अ क्रिमिनल। एक मुजरिम को, एक खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम को पनाह देना जुर्म नहीं तो और क्या है? सुनील चुप रहा। अब ये बताओ, मलिक साहब बदले स्वर में बोला, वो गिरफ्तार हुआ या नहीं? नहीं। नहीं? वो पुलिस के आगमन से पहले ही यहाँ से कूच कर चुका था। फिर भी इतना भड़क रहे हो? आई एम सॉरी सर।
नेवर माइंड, उसके लौट के आने की उम्मीद है? नहीं, लेकिन गिरफ्तार वो फिर भी हो सकता है। मेरी फ़ोन कॉल की वजह से पुलिस को इतना तो पता लग ही गया है कि वो राजनगर में है। देख लेना, पुलिस उसकी तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारेगी। सुनील खामोश रहा। सोहल के बारे में मलिक साहब के ख्यालात जान चुकने के बाद उनके सामने सोहल के नए चेहरे का जिक्र करना हिमाकत थी। सीहान सरकारी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थी। वो अभी जिंदा थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी ज़िंदगी बनी रहने की बाबत कोई गारंटी नहीं ली थी। अलबत्ता ऑपरेशन द्वारा राइफल की शक्तिशाली गोली उसके जिस्म से निकाली जा चुकी थी। अब्दुल गनी की शिनाख्त हो चुकी थी। जिन हालात में वो मरा था वे उसी के हमलावर होने की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इस बात का कोई भी अकाट्य सबूत सामने नहीं आया था। केस की गंभीरता से प्रभावित होकर पुलिस कमिश्नर जुआरी खुद अस्पताल पहुंचा था। एसीपी देवड़ा ने उसे वारदात का सारा ब्यौरा दिया। ऐसे मुश्किल हालात में कमिश्नर बोला, लड़की के कत्ल की कोशिश इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो ऐसा कुछ जानती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लड़की की आई मौत पर तो हमारा कोई वश नहीं, लेकिन अब ये जबरन लाई मौत से नहीं मरनी चाहिए। लोकल थाने का एसएचओ कौन है? पटवर्धन, उसे तलब करो, वो यहीं है, मैं अभी बुलाता हूँ। एक 50 साल का इंस्पेक्टर की वर्दी में बुरी तरह से फंसा हुआ मोटा थुलथुल मराठा कमिश्नर के हुजूर में पेश हुआ। वो उस थाने का इंचार्ज था जिसके इलाके में वो अस्पताल पड़ता था। पटवर्धन ने कमिश्नर को सैल्यूट मारा। क्या बात है? कमिश्नर उसे घूरता हुआ बोला। कभी कुर्सी से हिलते डुलते नहीं हो? जी, पटवर्धन बौखला कर बोला। ऐसी खमीरे की तरह फूले हुए थुलथुल जिस्म के साथ अपनी ड्यूटी को क्यों कर अंजाम दे पाते हो? पटवर्धन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। जी वो क्या है कि मुझे मालूम है वो क्या है, कमिश्नर सख्ती से बोला। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे कान खोलकर सुनो। जी हाँ। यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट में सीहान नाम की एक लड़की भर्ती है। उस लड़की की जान लेने के लिए उस पर हमला हो चुका है। हमलावरों की बदकिस्मती से वो अभी जिंदा है, इसलिए उसकी जान लेने की दोबारा कोशिश की जा सकती है। अब इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर आयद होती है कि ऐसी कोई कोशिश कामयाब ना होने पाए। यस सर, मैं अभी यहाँ पर कड़ा पहरा बिठाता हूँ। वो तो तुम बिठाओगे ही, तुम्हारे बिठाए पहरेदारों से मैं क्या उम्मीद करता हूँ वो सुनो। यस सर, पहले ऐसे बहुतेरे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें बावजूद पहरेदारी और चौकसी के ऐसे माहौल में किसी की जान की हिफाजत ना हो सकी। इस बार हिफाजत फेल हो जाने का मैं कोई फिल्मी या किताबी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बाद में मुझे ये सुनने को मिले कि कोई खिड़की के रास्ते ऊपर चढ़ आया था या छत फाड़कर आसमान से टपका था, या जिसे पहरेदारों ने कोई डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्स या बिजली वाला या नलके वाला या जमादार या चपरासी या कोई पुलिस का आला अफसर समझा था, वही कातिल था और कत्ल करने में कामयाब हो गया था। अब ये देखना तुम्हारा काम है कि कोई कातिल कैसे भी बेडरूम में यहाँ कदम ना रखने पाए। इस इंटेंसिव केयर यूनिट में किसी का भी अकेले दाखिल होना मना है, चाहे वो यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो चाहे पुलिस कमिश्नर। जिस किसी का भी भीतर दाखिल होना ज़रूरी हो उसके साथ कम से कम 2 हथियारबंद आदमी जाएं और हर पल उस पर निगाह रखें। पहरेदार ऐसे बिठाए जाएं जो अपने सगे बाप का लिहाज ना करें, जो ऊँगने न लग जाएं, जो किताबें या पत्रिकाएं ना पढ़ने लग जाएं, जो नर्सों या आयाओं के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश न करे, और जो वहाँ भीषण आग भी लग जाए तो अपनी पहरेदारी की पोस्ट न छोड़े। समझ गए? यस सर। कोई बात, कोई संभावना मेरे कहने से रह गई हो तो उस पर खुद गौर करना। इंस्पेक्टर पटवर्धन, अगर फिर भी यहाँ वारदात हो गई तो मैं तुम्हारा पूरा थाना मुअत्तल कर दूंगा और सबके लिए कोताही और लापरवाही की सख्त सज़ा का इंतज़ाम करूंगा, खास तौर से तुम्हारे लिए। यस सर, थर-थर कांपता हुआ थानाध्यक्ष बोला। यू कैन गो नाउ। थानाध्यक्ष सैल्यूट मारकर यूं वहां से भागा जैसे उसका किसी दैत्य से पीछा छूट रहा हो। शाबाश, इकबाल सिंह अंगारों पर लौटता हुआ बोला। शाबाश, यानी कि जिसे मरना था वो जिंदा है और जिसने मारना था वो मर चुका है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, डोंगरे परेशान हाल स्वर में बोला। अब्दुल गनी पहले कभी फेल नहीं हुआ। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि फेल होने वाले सिपहसालार ने वापस कंपनी में सूरत दिखाने की बेगैरत हरकत की हो। साहब, यकीन जानिए, फेल होने जैसी कोई वजह नहीं थी। अब्दुल गनी का खुद गोली खाकर मारा जाना ही इस बात का सबूत है कि कोई गैर मामूली, कोई अनहोनी बात हो गई थी। बकवास। और लड़की को गोली बराबर लगी है, लेकिन वो मरी नहीं है, बचने वाली भी नहीं है, बहुत खस्ता हालत में है। पुलिस में हमारा जो भेदिया है वो कहता है कि संभावना उसके बिना होश में आए मर जाने की है। मुझे संभावना नहीं, गारंटी चाहिए। इकबाल सिंह गर्जा। अस्पताल पर बहुत सख्त पहरा है, डोंगरे धीरे से बोला।
वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं कुछ नहीं जानता। लड़की की मौत का सामान करना तेरा काम है। तू उसे कैसे करेगा, ये तेरा सिर दर्द है। मुझे फौरन से पेशतर लड़की की मौत की खबर मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए तुझे सारे मरीजों को, डॉक्टरों को, नर्सों समेत अस्पताल की पूरी इमारत को ही नेस्तनाबूद क्यों ना करना पड़े। क्या? मैं डोंगरे मरे स्वर में बोला, करता हूं कोई इंतजाम। तो दोस्तों, ये था चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 2। आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।